Welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000 and today we will start with a new chapter, Chapter 4, Attribution, Acknowledgement and Dispatch of इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नाउ एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं जो भेजे जाएंगे वो किसके द्वारा भेजे जाएंगे, कौन उसका वाला पर्सन होगा जिसको वो एट्रीब्यूट होगा. तो जो सेक्शन 11 है वो बताता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एट्रीब्यूटेड बाय ओरिजिनेटर जो सेंड करेगा उस रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को. First is that is originator. Second is authorized by originator on behalf of originator, means any person who is authorized by the originator on his behalf, then such person shall be attributed to the electronic records. Third point is by automatic operator programmed by originator on his behalf, या फिर originator द्वारा कोई ऐसा प्रोग्राम जो उसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है कि उसके थ्रू वो मैसेज भेजे जाएंगे या फर्दर सेंड किए जाएंगे. तो उस केस में जो originator ने जो प्रोग्राम किया है उसके बिहाफ पे, then such program will be the attributor of that electronic records. तो ये बताया है by automatic operator programmed बाय ओरिजिनेटर और ऑन हिज बिहाफ या उसके बिहाफ पे. लाइक जैसे कोई पर्सन जो फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक कि हम कॉलेज में है, कॉलेज में आजकल हम बल्क मैसेज भेजते हैं स्टूडेंट्स को. तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जिसमें एक बार मैसेज जनरेट कर दिया जाता है, फिर उसके द्वारा ये फर्दर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एड्रेसेस है जिनको वो सेंड होना है, जो उसके लिए मतलब उनके लिए जिनके जो स्टूडेंट्स जिनसे रिलेटेड है वो उनके पास भेजा जाएगा. तो वो जो प्रोग्राम है उसके थ्रू वो बल्क मैसेज सेंड किए जाते हैं जो अदर फॉलोइंग स्टूडेंट्स को रिसीव होते हैं. तो उस केस में ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामर के थ्रू होता है और जो ओरिजिनेटर होता है उसके बिहाफ पे ये किया जाता है. लाइक आई एम द ओरिजिनेटर कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज भेजना है रिगार्डिंग एनीथिंग. तो उस केस में अगर मैं कोई बल्क मैसेज क्रिएट करके अपने सारे फॉलोइंग स्टूडेंट्स को वो मैसेज सेंड करती हूँ, दैन इट इज़ द ऑटोमेटिक प्रोग्राम जिसके थ्रू मैं ये मैसेज सेंड कर रही हूँ. तो ये मेरे बिहाफ पे वर्क हो रहा है. तो ये भी कंसिडर किया गया है इस सेक्शन में कि बाय ऑटोमेटिक ऑपरेटर प्रोग्राम बाय ओरिजिनेटर और ऑन हिज बिहाफ की मेरे बिहाफ पे या किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई मैसेज सेंड किया जा रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है कि वो एट्रीब्यूटेड है कि वो ओरिजिनेटर ने ही सेंड किया है. नाउ सेक्शन 12 एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट. नाउ क्या होता है कि अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया है किसी को, तो उस केस में क्या होता है कि जो ओरिजिनेटर है वो ये मांग सकता है, वो स्टिपुलेट कर सकता है कंडीशन कि जब मैंने आपको मैसेज सेंड किया उसका आप मुझे एक्नॉलेजमेंट दीजिए, मुझे ये बताइए कि आपको वो मैसेज रिसीव हो गया है. देन इन दैट केस जो एड्रेसी है जिसको वो मैसेज रिसीव हुआ है वो उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा दैट आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज. ठीक है. तो ये प्रोवाइडेड सेक्शन 12 में कि जो भी ओरिजिनेटर है वो स्टिपुलेट करता है अपने मैसेज में कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम. देन इन दैट केस it is compulsory for the addressee to send the acknowledgement of the receipt of such message. और अगर कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं प्रोवाइडेड है कि बाय ओरिजिनेटर, उसने कोई जो ओरिजिनेटर है उसने कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बताया है कि जिसके थ्रू ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो उसको सेंड करना चाहिए एड्रेसी को, देन इन दैट केस ये माना जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट कर दिया गया है इफ़ द एड्रेसी कम्युनिकेशन बाय एड्रेसी. मीन्स फर्स्ट इज अगर कम्युनिकेशन कर देता है एड्रेसी कि हाँ मेरे पास आपका मैसेज रिसीव हो गया है, और या फिर किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ओरिजिनेटर को. नाउ सेकेंड इज एनी कंडक्ट ऑफ एड्रेसी सफिशिएंट टू इंडिकेट टू ओरिजिनेटर दैट मैसेज इज़ रिसीव्ड. तो इस केस में ये है कि जो ओरिजिनेटर है उसको जो एड्रेस है उसका जो कंडक्ट है वो इंडिकेट करता है कि वो उसके पास वो ऐसा एक्ट करता है अपने बिहाफ पे या ऐसा कंडक्ट करता है जिससे वो इंडिकेट हो जाता है ओरिजिनेटर को कि वो मैसेज को रिसीव हो गया है. तो दोनों कंडीशंस में ये माना जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट हो गया है, माना कर दिया गया है. बट इफ़ अगर ओरिजिनेटर ने ये कंडीशन रखी है कि जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है वो पर्टिकुलर मैनर या फॉर्म में ही होना चाहिए, दैन इन दैट केस द एड्रेसी इज मतलब बाउंड बाय दैट और उसको उसी वे में जो एक्नॉलेजमेंट है उस चीज़ का वो सेंड करना होगा. तो ये प्रोवाइडेड सेक्शन 12 में. Acknowledgement is binding effect for electronic record,
मीन्स कि अब ये है ओरिजिनेटर ये स्टिपुलेट कर देता है कंडीशन कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट के थ्रू ही जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो बाइंडिंग माना जाएगा, कि मैंने कोई मैसेज सेंड किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड किया, अब एड्रेसी ने मुझे जो है उसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट सेंड नहीं किया तो ये नहीं माना जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो भेजा गया है अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट मुझे नहीं मिली तो मैंने ये नहीं मानूंगी वो बाइंडिंग इफेक्ट है मेरे ऊपर, बिकॉज मैंने ये कंडीशन रखी थी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट मिलना चाहिए कि वो मैसेज आपके पास पहुंच गया है या उस तरीके से वो रिकॉर्ड आपके पास रिसीव हो गया है। सो दिस इज द इट इज कंपल्सरी इन द केस वेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट इज रिक्वायर्ड मैंडेटरीली बाय द ओरिजिनेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 12. Now section 13, time and place of dispatch and receipt of electronic records. अब ये कब माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या होगा? तो जनरल रूल ये है कि जो जब डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और जब वो ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर जब वो एड्रेसी के कंप्यूटर में रिसीव हो जाता है देन इट इज सेड दैट कि वो मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो गया है। तो फर्स्ट सबसेक्शन जो है सेक्शन 13 का वो यही कहता है डिस्पैच जनरली अकर्स व्हेन इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर, जब वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर है उस केस में। नाउ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अब टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कब कहेंगे? तो उसमें दो कंडीशंस है ए एंड बी, एंड ए के अंदर भी 2 पॉइंट्स है जो हमें अभी देखेंगे। फर्स्ट इज डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, अगर एड्रेसी ने अपना कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स प्रोवाइड किया है देन इन दैट केस तो उसमें जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर होता है तब ये मानेंगे कि वो टाइम ऑफ रिसिप्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। एंड नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, जब उसके पास वो कंप्यूटर रिसोर्स डेजिग्नेटेड नहीं है देन इन दैट केस जब वो रिट्राइव करता है, मतलब जब वो खोल के देखता है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या कोई भी मैसेज या टेक्स्ट को उस चीज़ में, तो ये माना जाएगा कि वो उसने मतलब वो टाइम ऑफ रिसिप्ट उसका वो है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो हम कंडीशन देखते हैं डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स वेयर एंटर्स द कंप्यूटर सिस्टम, जब वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई एम एन अकाउंटेंट in any company and someone sends me a electronic record like documents जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मेरे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है जो मैं ऑफिस में यूज़ करती हूँ। नाउ दिस इज़ अ डेजिग्नेटेड कंप्यूटर जो मुझे प्रोवाइडेड है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मुझे भेजा जाएगा देन जब वो एंटर करेगा मेरे कंप्यूटर में तो टाइम और रिसिप्ट ये माना जाएगा कि वो जब एंटर किया कंप्यूटर में आपको रिसीव हो गया था मैसेज। नाउ सेकेंड नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, अब ये होता है जैसे कि मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, मैं किसी साइबर कैफ़े में जाके कोई कंप्यूटर यूज़ करती हूँ दैन दिस इज़ नॉट अ डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, वो मेरा नहीं है, जनरल पब्लिक यूज़ करती है। दैन इन दैट केस जब मैं उस मैसेज को खोल कर देखूँगी, जब मैं ड्राइव करूँगी उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को, तब ये माना जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको रिसीव हो गया है और रिसिप्ट उसका टाइम वो होगा जब वो रिसिप्ट माना जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर रिसोर्स डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है तब। नाउ इसमें सेकंड एक के बाद जब बी पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट है नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स विद स्पेसिफाइड टाइमिंग्स, अब ना तो कंप्यूटर रिसोर्स है ना कोई स्पेसिफाइड टाइमिंग्स है देन इन दैट केस enters the electronic record enters the computer resource of addressee, जब वो कंप्यूटर रिसोर्स में वो एंटर करेगी इन्फॉर्मेशन तब वो माना जाएगा कि टाइम ऑफ रिसिप्ट उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो होगा। तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 13 में। नाउ प्लेस जनरली प्लेस ऑफ जो होगा सेंड करने का, डिस्पैच करने का या फिर रिसीव करने का वो क्या होती है जनरली, तो इट इज़ प्रोवाइडेड द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर बोथ ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। लाइक अगर मैं ऑफिशियल वर्क कर रही हूँ, अगर मैं प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा जयपुर में है और मैं यहाँ पे रहती भी हूँ और मैं वर्क भी करती हूँ दैन इट गेट प्लेस ऑफ बिजनेस ये है जयपुर है और आई एम द ओरिजिनेटर, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, मैं यहाँ से मैसेज कोई सेंड कर रही हूँ। नाउ अगर मैं किसी पर्सन जो दिल्ली में रिसाइड करता है या वर्क करता है मैं उसको वहाँ पे अगर मैं वो मैसेज सेंड कर रही हूँ दैन इन दैट केस द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एड्रेसी विल बी द प्लेस अंडर दिस सेक्शन, कि वो प्लेस वो माना जाएगा जहाँ वो रिसीव करेगा उस मैसेज को। प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज़ द प्लेस ऑफ बिजनेस। नाउ अब इफ़ इसमें एक कंडीशन ये है कि जनरली क्या होता है, अब मैसेज आपने सेंड कर दिया है पर प्लेस ऑफ बिजनेस जनरली मोर देन वन होते हैं या फिर जैसे एक कंपनी है उसकी कई जगह ब्रांचेस हैं
तो उसकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो वही उसका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो ये प्रोवाइडेड है अंडर सबसेक्शन 4 of the section 13, which provides where if there are more than one place of business, then the principal place of business, and if there is no place of business, then in the place of residence, means अगर उसका कोई place of business ही नहीं है, like I am a freelance service provider, मैं अपने घर से बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो मेरा place of business जनरली घर ही है, बट place of business अदर देन घर के अलावा कुछ है नहीं, तो इस केस में जो मेरा घर है वही place of business माना जाएगा, that is usual place of residence, जहाँ पे आप रहते हो। Now अब जो चैप्टर 5 है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसको कहेंगे? फर्स्ट सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है, और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसे कहेंगे? वो सेक्शन 15 प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 14 स्टेट्स सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये हम किस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिस पे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अप्लाई कर दी गई हैं, देन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल इट्स वेरिफिकेशन, वो माना जाएगा कि वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मीन्स अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड to which a specific security procedures has been applied at a specific point of time and it is applicable till the its verification, मतलब वो उसके वेरिफिकेशन तक एप्लीकेबल है, वेरिफिकेशन के बाद वो जैसे भी है उसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। तो ये है सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व्हेन सिक्योरिटी प्रोसीजर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टिल इट्स वेरिफिकेशन। नाउ सेक्शन 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब कब किसी सिग्नेचर को हम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताएंगे या कहेंगे? देन फर्स्ट इज सिग्नेचर क्रिएशन डेटा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी एंड नो अदर पर्सन। मीन्स जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है वो सिग्नेटरी के ही कंट्रोल में है एंड नॉट एनी अदर पर्सन। या फिर एंड सेकेंड पॉइंट इज when signature creation data is stored and affixed in a manner as prescribed by central government। means जो signature creation data है वो उस तरह से store या फिर affix किया जाता है जो कि manner provided by है central government, जो manner central government provide करती है उस according वो आपने signature affix किए हैं या store कर रखा है। तो ये provided है section 15 में कि किस signature को हम secure electronic signature बताएंगे या कहेंगे। Now जो भी प्रोसीजर है 14 और 15 सेक्शन से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इससे रिलेटेड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी फॉर डिफाइनिंग द प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 6 रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। मतलब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है उनकी क्या रेगुलेशन या रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी। नाउ जो सेक्शन 17 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स की बात करता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट appoint a controller of certifying authorities, and apart from him that is certifying authorities, the central government in the same notification by further subsequent official notification may appoint deputy collectors, controllers and assistant controllers for certifying authorities for its functioning। means जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कंट्रोलर्स जो मेन जो ऑफिसर हेड होंगे उनके वो जो कंट्रोलर अपॉइंट करेंगी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के, उनके डेप्यूटी कंट्रोलर्स और असिस्टेंट कंट्रोलर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। एंड दीज कंट्रोलर्स विल फंक्शन एज पर द सब्जेक्ट or rules and regulations provided by central government, and the deputy controllers and assistant controllers will work under the controller of certifying authorities। तो mainly the head of the certifying authorities is the controller, and deputy controllers and assistant controllers will work under this controller, and they are the main authorities जो certified करती है सर्टिफिकेट इशू करने में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को जो प्रोवाइड करती हैं।
नाउ जो अपॉइंटमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू होगा, इनकी फंक्शनिंग होगी। जो फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर्स है वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 18 में। एंड सेक्शन 21 प्रोवाइड लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लाइसेंस आप कैसे कर सकते हो। एनी पर्सन मे अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू हिम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि उसको इशू किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एंड उसके लिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है इशू जो लाइसेंस प्रोवाइड करने से पहले कुछ क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टाइज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देखेंगी कि वो पर्सन बेयर कर सकता है या नहीं, या उसके पास ये सब चीज़ें हैं या नहीं, तभी उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा। मीन्स किसी पर्सन ने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कि उसको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाए, देन इन दैट केस सच पर्सन हैज़ टू अप्लाई दैट अथॉरिटी। फिर उसके बाद जब जो अथॉरिटी है वो चेक करेंगी कि उसके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है या नहीं, उसके पास वो एक्सपर्टाइज है उस चीज़ में है नहीं है या नहीं, या मैन पावर है उसके पास, या अदर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जो उस पर रिक्वायर्ड होगी उस चीज़ को फंक्शन करने के लिए, क्या वो उसको बेयर कर सकता है या उसके पास है या नहीं। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करके ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। नाउ जो लाइसेंस अगर एक बार ग्रांट हो गया है तो उसकी क्या फर्दर कंडीशंस होंगी, तो ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 21 इटसेल्फ कि एक बार अगर लाइसेंस इशू कर दिया जाता है दैन इट विल बी वैलिड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग वो सर्टेन पीरियड तक ही वैलिड होगा। नाउ सेकेंड इज नॉट ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल। मीन्स अगर किसी पर्सन को वो लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया है तो वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, या फिर वो हेरिटेबल भी नहीं है। मीन्स जो क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टाइज जो पर्सन इंडिविजुअली रिक्वायर्ड है उस पर्सन द्वारा वही उस पर्सन को ले सकता है, अदर देन ना तो फर्दर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ना उसका मतलब उसका हेरिटेज उसका हो सकता है, हेरिट हो सकता है, ये इनहेरिट हो सकता है किसी अदर पर्सन को, लाइक उसके फैमिली मेम्बर्स या किसी को भी। तो ये ना तो ट्रांसफरेबल है एंड नॉट इनहेरिटेबल एज वेल। एंड द थर्ड इज बी सब्जेक्ट टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लाइसेंस जो है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करेगी उस लाइसेंस से रिलेटेड एंड उसी के अकॉर्डिंग वो फॉलो या यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज इट विल बी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये हम फर्दर उसके जो चैप्टर्स 6 से रिलेटेड और अदर सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.